जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में नजर आएंगे। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां लिखी। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये पंक्तियां लिखने वाले महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका मुझे बड़े पर्दे पर साकार करने का अवसर मिल रहा है। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। फिल्म को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रवि जाधव द्वारा निर्देशित किया जाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। अटल भारत के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन की यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और लेजेंड स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत अटल विनोद भानुशाली, संदीप सिंह, सैम खान और कमलेश भानुशाली द्वारा 70 mm टॉकीज के सहयोग से निर्मित और जीशन अहमद और शिव शर्मा द्वारा सह निर्मित की जाएगी। यूपी के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब आजम खान एक और मुश्किल में घिर गए हैं। दरअसल आजम खान का नाम रामपुर में मतदाता सूची से हटा दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के बाद फिलहाल सपा के वरिष्ठ नेता रामपुर की अपनी पारंपरिक सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। सूची से उनका नाम हटाने का निर्णय रामपुर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना की एक शिकायत पर लिया गया। आकाश सक्सेना ने आजम का नाम हटाने के लिए कानून के कई प्रावधानों का हवाला दिया था। ईआरओ ने अपने फैसले में कहा कि आवेदक सक्सेना द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ अदालत के फैसले और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत मोहम्मद आजम खान का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। हमने 11 तारीख को शिकायत की थी कि आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत उनका जो वोट देने का अधिकार है उससे वंचित किया जाए, वोटर लिस्ट में से वो नाम काटा जाए। संभवतः उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि जो सज़ा याफ्ता मुलजिम अगर है तो उसको वोट देने का अधिकार तो नहीं रहना चाहिए। गौरतलब है कि रामपुर के विधायक रहे आजम खान को पिछले महीने हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद रामपुर शहर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर उपचुनाव में आजम खान की करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा है। इससे पहले आसिम रामपुर से लोकसभा उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि बीजेपी के घनश्याम लोधी ने 42,048 वोटों से आसिम राजा के खिलाफ जीत दर्ज की थी। एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह को बर्खास्त कर दिया है। उन पर राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। कुछ दिन पहले जैस्मीन शाह पर आरोप लगे कि वो बतौर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी बयान जारी कर रहे हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। इसी को लेकर एलजी कार्यालय ने उन पर सवाल उठाए थे। बताया जा रहा है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवाओं और सुविधाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने अफसरों को शाह के दफ्तर पर तुरंत ताला लगाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एलजी ने उनका सरकारी वाहन और स्टाफ भी तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है। दरअसल डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली सरकार का थिंक टैंक है। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसका गठन किया था। जनहित से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार ने डीडीसीडी को दे रखी है। जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो इस बॉडी के वाइस चेयरमैन थे। प्रशासनिक आदेश मिलने पर एसडीएम सिविल लाइंस ने डीडीसीडी कार्यालय परिसर को गुरुवार देर रात सील कर दिया। जैस्मीन शाह 4 साल पहले डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के वाइस चेयरमैन बने थे। अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में उनके नाम पर मोहर लगी थी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने और सरकार गिराने का आरोप लगाया है। सीएम की बेटी के कविता ने शुक्रवार को दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें तेलंगाना में शिंदे मॉडल का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के साथियों से प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि बीजेपी के दोस्तों और मित्र संगठनों द्वारा मुझे पार्टी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव पर मैंने उन लोगों से कहा कि तेलंगाना के लोग अपनी पार्टियों और अपने स्वयं के नेताओं के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। हम अपने दम पर नेता बनेंगे, पिछले दरवाजे से नहीं जाएंगे।
in this country at this point of time, there are multiple, in this country at this point of time, there have been multiple proposals given to me by various people. I'm a very decent politician. I want to remain in this country in politics for a long time. I'm not going to name anybody. There have been proposals that were brought up to me by friends of BJP, friendly organizations of BJP, asking me to join the party, and they proposed a model called Shinde model. I said, Telangana people do not cheat people of Telangana. Telangana people do not betray their own parties and their own leaders. We will become leaders on our own strength, not by backdoor. वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस एमएलसी के कविता ने शुक्रवार को बीजेपी सांसद डी अरविंद को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करना जारी रखा तो वो उन्हें चप्पल से थप्पड़ मारेंगी। ఇంకొకసారి ఈ వ్యక్తి మీద నేను మాట్లాడడం జీవితంలో, కానీ ఈ వ్యక్తి రాజకీయంగా ఎక్కడ పోటీ చేసినా అక్కడ పోయి మరి ఓడిస్తా. ఎక్కడైనా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు మాట్లాడితే మాత్రం నెత్తగా గంతం వెంటబడి ఓడిస్తాం చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఒకటే చెప్తారు తెలంగాణలో, కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ మామూలు విషయం అర్థం కాదు కుక్కకు. కాబట్టి అలా చెప్తున్నాం, ఇంకొకసారి నా మీద నేను పార్టీ మారుతా అని ఇదని అదని అర్థమైన కూతలు కూస్తే చెప్పు తీసుకొని నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో ఒక్క బిడ్డ ఏమనుకున్నాం. అన్పార్లమెంటరీ అనుకోండి, ఇంకోటి అనుకోండి, ఇంకోటి అనుకోండి. 16 సంవత్సరాలు. वहीं पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बुरा नरसैया गौड़ ने सीएम केसीआर की बेटी द्वारा बीजेपी पर लगाए गए इस आरोप का खंडन किया है। वहीं दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी के बाद प्रदेश में सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। I said she has called Congress president. For what I don't know. She has called. Maybe she was upset with her father because he did not invite her on the name change ceremony of TRS to BRS. Her father also said that she is in touch. BJP is trying to bring Kavita into BJP. Did she attack her father? दिल्ली में 2 दिवसीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 72 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। पीएम मोदी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस ही आतंकवाद को हरा सकता है। There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity, freedom, and civilization. It knows no boundaries. Only a uniform, unified, and zero-tolerance approach can defeat terrorism. पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वो उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय मदद देते हैं। Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. The world needs to unite against all kinds of overt and covert backing of terror. संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व से पहले आतंकवाद का असर झेला है। आतंक का एक हमला सभी पर हमला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. Even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So,
We will not rest till terrorism is uprooted. 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि ईडी निदेशक के तौर पर लगातार तीसरी बार संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि संजय कुमार की नियुक्ति साल 2018 में हुई थी। ईडी में उनका 4 साल का कार्यकाल इस साल 18 नवंबर को पूरा होना था, लेकिन उन्हें केंद्रीय धन शोधन रोधी जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में एक और कार्यकाल दिया गया है। पिछले साल केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया गया था, जिसके जरिए संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। दरअसल पहले ईडी निदेशक का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता था, लेकिन अब इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले आयकर विभाग में तैनात मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को ईडी का प्रधान विशेष निदेशक नियुक्त किया गया था। वहीं कुछ दिनों बाद उन्हें निदेशक बना दिया गया था। ईडी में अपने कार्यकाल के दौरान संजय कुमार मिश्रा ने यस बैंक के राणा कपूर, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और विजय माल्या जैसी कई हाई प्रोफाइल मामलों को देखा है। संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के मुख्य अभियुक्तों में से एक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को भारत लाया गया था, जो कि इस मामले में एक बड़ी सफलता थी। बता दें कि संजय कुमार मिश्रा वर्तमान में विवादास्पद नेशनल हेराल्ड मामले को देख रहे हैं, जिसमें गांधी परिवार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी ठहराए गए 6 लोगों को रिहा करने का आदेश दिया था। अब केंद्र सरकार की ओर से फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि वो इस मामले में एक आवश्यक पक्षकार रहा है, लेकिन उसकी दलीलें सुने बिना ही पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने का आदेश दे दिया गया। केंद्र की ओर से कहा गया है कि सरकार ने कथित प्रक्रियात्मक चूक को उजागर करने का काम किया। केंद्र ने कहा कि समय से पहले रिहाई की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्षकार के तौर पर शामिल नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप मामले में उसकी गैर भागीदारी हो गई। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि 6 में से 4 दोषी श्रीलंकाई थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के लिए इन्हें आतंकवादी बताकर दोषी ठहराया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला था। आपको बता दें कि मई 1991 में तमिलनाडु श्री पेरनबुदूर में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार करने राजीव गांधी पहुंचे थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। एक आत्मघाती हमलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को धमाके में उड़ा दिया। मामले में 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.